हम बेटा कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस जो है वो एक्टिविटीज़ होती है। कौन सी एक्टिविटीज़? मेंटल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड, एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड एंड ब्रेन, एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड एंड ब्रेन रिलेटेड टू कॉग्निशन। हाँ, कॉग्निशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है बेटा। रिलेटेड टू कॉग्निशन, ऐसी एक्टिविटीज जो माइंड और ब्रेन के साथ रिलेटेड हो और कॉग्निशन के साथ रिलेटेड हो, उन्हीं को हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेसेस। वी यूज मेंटल प्रोसेसेस when we think or remember, जब हम कुछ सोचते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। when we think or remember something, remember something, or solve a problem, सॉल्व करते हैं, उसके लिए बेटा हम मेंटल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड रीजनिंग, हम कैसे सोचते हैं, रीजनिंग इंक्लूड रीजनिंग, लिखो ना बेटा रीजनिंग लिखो, हाँ, रीजनिंग, लर्निंग, उसके बाद थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग के बाद बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद बेटा परसेप्शन, PERCEPTION, परसेप्शन, मतलब हम कैसे सोचते हैं, लर्न करते हैं, थिंक करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या हमारा नज़रिया लोगों के रिलेटेड कैसा है। ये सारा किस में आता है बेटा? ये सारा आता है मेंटल प्रोसेसेस के अंदर। दूसरी चीज़ हम साइकोलॉजी में बोलते हैं एक्सपीरियंसेस। अब लिखो बेटा आप, एक्सपीरियंस हम किसे कहते हैं? हाँ, एक्सपीरियंसेस। Experiences can be defined as the learning acquired through everyday life situation। ऐसी लर्निंग जो आपको लाइफ की सिचुएशन सिखाती है। जब आप बेटा लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में आते हो, आप सीखते हो हाउ कैन वी एडजस्ट विद टेंशन, हाउ कैन वी एडजस्ट विद सैडनेस, हाउ कैन वी एडजस्ट विद सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस। ठीक है बेटा, हम कहते हैं एक्सपीरियंस कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एक्यूर्ड थ्रू एवरीडे लाइफ सिचुएशंस, एवरीडे लाइफ सिचुएशंस। एक्सपीरियंसेस और सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब एक्सपीरियंस चेंज होती है एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक। मतलब आपकी एक्सपीरियंस एक है, मेरी दूसरी है, और किसी पर्सन की और एक है। एक्सपीरियंसेस और सब्जेक्टिव इन नेचर, डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर किसी इंडिविजुअल के लिए ये बेटा डिफरेंट होती है। वी कैनॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, वी कैनॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो, KNOW, नो someone's experience। मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूं आपकी एक्सपीरियंस क्या है। only the experiencing person
can be aware, can be aware, can be aware or conscious of his or her experience. Of his her experience. His oblique her experience. हम कहते हैं हम डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मगर जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन होता है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकता है. 10 एक्सपीरियंसेस और embedded, IMBEDDED, experiences are embedded into our IMBEDDED, double DED, embedded in our awareness, in our awareness or consciousness. Consciousness. Experiences are influenced by, experiences are influenced by internal and external conditions, influenced by internal and external conditions, internal and external conditions of the experiences, of the experiences. The nature of experience, the nature of experience can only be understood can only be understood by analyzing a complex set of internal and external conditions, set of internal and external conditions. तो हम कहते हैं बेटा एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन. और अगर हमें किसी भी एक्सपीरियंस का नेचर जानना है, हमें पहले अंडरस्टैंड करना है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस को. उसके बाद लास्ट पॉइंट, एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग is based on experience. Most of our learning is based on experience. Experience हमारे लिए important होती है क्योंकि मैक्सिमम हम लर्निंग हम कैसे करते हैं एक्सपीरियंस से. ठीक है बेटा. उसके बाद हमने बिहेवियर पढ़ा था, मगर बिहेवियर के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बेटा याद रखने हैं. आप देखो वहाँ है थोड़ी जगह, अगर नहीं है फिर यही लिखो. ऑल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेनड, चाहे कोई भी बिहेवियर हो, कैन बी एक्सप्लेनड ऑन द बेसिस ऑफ एस और एस डैश और ब्रैकेट में स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन, रेस्पॉन्स रिलेशन. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप. एनी बिहेवियर कोवर्ट और ओवर्ट, is associated with a stimulus, is associated with a stimulus, and both stimulus and response
कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम कहते हैं बेटा सारा बिहेवियर चाहे वो ओवर्ट है या कोवर्ट है, वो किससे हम देखते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशन। ठीक है बेटा, कभी कभार इंटरनल स्टिमुलस आपका बिहेवियर खराब करती है, मतलब आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है इंटरनली, आप क्लास में टीचर को बता भी नहीं सकती हो, आप ऐसे सर डाउन करती हो, टीचर को क्या लगता है ये जो लड़की है ये जानबूझ के शायद ऐसा करती है, आप टीचर को बोलती हो, मगर जब आपको टीचर उठाता है वो आपको बोलता है बेटा क्या बात है, आप क्यों अटेंटिव नहीं हो, सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर वो आपको बोलता है बेटा आप बाहर जाओ आप रेस्ट करो, मतलब आपने जानबूझ के क्लास में ऐसा नहीं किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है बेटा, इसी तरह एक्सटर्नल, इसी तरह बेटा एक्सटर्नली बेटा क्या होता है, आपकी सहेली, आप क्लास चल रहा है, वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, वो पीछे से आपके दुपट्टे को खींच रही है, पीछे से खींच रही है, आप उसको डांटती हो, टीचर ने देखा, टीचर दोनों को पकड़ता है, क्या बात है क्यों आप क्लास में मिसबिहेव करती हो, आप यहाँ से मतलब बोल भी नहीं सकती हो ये मेरी सहेली है, क्या मैं सर को बोलूँ, दोनों बाहर जाओ। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये जो स्टिमुलस है ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। चलिए बेटा ठीक है, इट इज एन एक्सेप्टेड रियलिटी, इट इज एन एक्सेप्टेड रियलिटी दैट the nature of the subject psychology, that the nature of the subject psychology is quite scientific. Psychology is quite scientific. This fact has been properly recognized by the eminent psychologists and thinkers, eminent psychologists and thinkers. As may be inferred, INFERRED, inferred out of the definition of psychology, out of the definition of psychology. ब्रैकेट में लिखना बेटा इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी और साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी और साइंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर ब्रैकेट क्लोज। इन जनरल वी मे कॉल, in general we may call the nature of subject scientific. Scientific if it fulfills, it fulfills the following criteria. The following criteria. हम कहते हैं जो साइकोलॉजी का नेचर है वो साइंटिफिक है, क्योंकि जितने भी एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट्स आए या थिंकर्स आए उन्होंने भी यही हमें अंडरस्टैंड करवाया, साइकोलॉजी साइंटिफिक है, साइंटिफिक इसका नेचर है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी हमने उस टाइम भी क्या बोला, साइंटिफिक स्टडी और साइंस ऑफ बिहेवियर। अब
किसी भी सब्जेक्ट को हम तब कहते हैं साइंटिफिक बिहेवियर जब वो कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। पहला, possesses a body of knowledge, possesses a body of knowledge or facts, body of knowledge or facts, and is able to support through universal laws and principles, through universal laws and principles, through universal laws and principles, फुल स्टॉप। हम कहते हैं बेटा साइंटिफिक नेचर तभी होगा जब हमारे पास फैक्ट्स होंगे, नॉलेज होगी, और वो कैसे प्रूव होंगे? यूनिवर्सल लॉज से और प्रिंसिपल से। दूसरा, डज नॉट बिलीव इन हेरेसी, HEARSAY, HEARSAY, हेरेसी। हाँ, आप कहती हो मैंने सुना मगर आपने आंखों से नहीं देखा, आपने वेरीफाई नहीं किया, हेरेसी। स्टीरियोटाइप, हाँ, STEREOTYPE, स्टीरियोटाइप, मैंने किसी को देखा मगर वो नहीं था। और सुपरस्टिशियस, जादू वादू पे बिलीव, सुपरस्टिशियस, STITIONS। तीसरा, बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, मतलब जिस चीज का कॉज हो और वो इफेक्ट भी दिखाता हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। चौथा, adopts the method of objective investigation, adopts the method of objective investigation, comma, systemic and controlled observation, systemic and controlled observation and scientific approach, controlled observation and scientific approach। साइंटिफिक अप्रोच। तो हम कहते हैं साइंटिफिक नेचर होने के लिए हम ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिस्टमिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन, स्टैंड्स फॉर जनरलाइजेशन, comma, verifiability and modification of observed results, and modification of observed results। Modification of observed results। Seventh, sixth, it is objective and experimental in approach, objective and experimental in approach। एक्सपेरिमेंटल इन अप्रोच। तो जिस चीज में ये चीजें फॉलो होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक। ठीक है बेटा, अब आप लिखो नीचे साइकोलॉजी एज ए हाइब्रिड साइंस, साइकोलॉजी एज ए हाइब्रिड साइंस।
अब लिखो नीचे, साइकोलॉजी इज ए हाइब्रिड साइंस, साइकोलॉजी इज ए हाइब्रिड साइंस that draws its influence from both natural and social sciences, हम कहते हैं साइकोलॉजी एक हाइब्रिड साइंस है क्योंकि बेटा ये नेचुरल साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। अब लिखो ऊपर, एज ए नेचुरल साइंस, एज ए नेचुरल साइंस। साइंस यूजेस एन एम्फेरिकल अप्रोच, EMPIRICAL approach, full stop. Empiricism, 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 founded by John Locke, states that the only source of knowledge comes through our senses, example, sight, hearing, etc. तो हम कहते हैं ये इसलिए नेचुरल साइंस है। ये किसका इस्तेमाल करती है? एम्फेरिकल अप्रोच का। एम्फेरिसिज्म हमें क्या कहता है? जिसको डिस्कवर किया था जॉन लॉक ने, कि नॉलेज सारी हम कैसे बेटा लेते हैं, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज थ्रू सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद बेटा दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द existing view that knowledge could be gained solely, SOLELY, solely through the powers of reason and logical argument, ब्रैकेट में लिखना नॉन एज रेशनलिज्म, जो हमें क्या बोलता है? हम नॉलेज गेन करते हैं कैसे? पावर ऑफ रीजन एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से। पावर ऑफ रीजन एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उस फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? रेशनलिज्म। दस एम्फेरिसिज्म, उसके बाद बेटा दस एम्फेरिसिज्म इज द व्यू that all knowledge is based on or may come from experience. The empirical approach in which knowledge is gaining through experience quickly became the scientific approach. हम कहते हैं बेटा
ये जो हम एम्फेरिसिज्म की फिलॉसफी कहते हैं कि नॉलेज को हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस से या सेंस ऑर्गन से, ये बेटा क्या बन गया? ये बन गया बेटा साइंटिफिक अप्रोच एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द development of physics and chemistry in the 17th and 18th century. Physics and chemistry in the 17th and 18th century. In the 17th and 18th centuries. ठीक है, तो कल अब हम देखेंगे सोशल साइंस क्यों है ये।